हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा महाराष्ट्र के करंट अफेयर पूरे एक साल के, यानी जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक महाराष्ट्र राज्य के सारे करंट अफेयर हम करेंगे हिंदी में। स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश होगी और मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनका लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरे महाराष्ट्र का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है शिराला पुलिस स्टेशन। आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। इनफैक्ट ये महाराष्ट्र का तो नंबर 1 पुलिस स्टेशन है, ठीक है, लेकिन पूरे इंडिया का ये 7th बेस्ट पुलिस स्टेशन है। ये 7वें नंबर पे आता है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये सांगली में आता है, तो आंसर है सांगली। और सांगली किस चीज के लिए मशहूर है? सांगली च हलद, यानी सांगली की हल्दी, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। सांगली का जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो बहुत ज्यादा मशहूर है। तो शिराला पुलिस स्टेशन पूरे महाराष्ट्र का बेस्ट पुलिस स्टेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो वो है सदर बाजार पुलिस स्टेशन। सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली में है, ठीक है। ये लिस्ट निकाली गई दिसंबर 2021 में, और ये लिस्ट निकाली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, यानी भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने। हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गांधीनगर, जो कि गुजरात की कैपिटल है, जहां पे अभी अभी डिफेंस एक्सपो भी हुआ था। अमित शाह हमारे सहकारी मंत्री भी हैं, यानी मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स भी हैं मिस्टर अमित शाह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एएफसी वुमेन्स एशिया कप ये कौन से कंट्री ने जीता है? ये मैच जो हुआ था फाइनल इसका डीवाई पाटिल स्टेडियम नावी मुंबई में हुआ था। एएफसी वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट चाइना ने जीता। चाइना ने जीता और चाइना ने फाइनल में हराया साउथ कोरिया को बाय अ स्कोर ऑफ 3-2, और ये फाइनल डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। ये चाइना का 9th एएफसी वुमेन्स एशियन कप था, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो इस बार इंडिया ने इसको होस्ट किया था जनवरी और फरवरी के महीने में 2022 में। कोई डाउट इसमें? और चाइना ने इसको जीता, तो चाइना को क्या अवार्ड मिला इसको जीतने का? जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो कंट्रीज में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला जाएगा, उसके लिए चाइना ने क्वालिफाई कर लिया है। वैसे फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए? तो फीफा का हेडक्वार्टर जूरिक में है, और जूरिक एक शहर है जो स्विट्जरलैंड में है। महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होगा 2023 में? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो पिछली बार सेशन इंडिया में हुआ था वो 1983 में हुआ था, और वो नई दिल्ली में हुआ था। यानी 40 साल के बाद अब 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन अधिवेशन इंडिया में होगा, और ये मुंबई में होगा। तो मुंबई सेकंड सिटी है इंडिया का जो होस्ट करेगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन। इससे पहले 40 साल पहले ये दिल्ली में हुआ था। और वो इंडियन कौन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर है? तो वो हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी, ठीक है, ये इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं इस कमेटी में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लॉजेन में है। लॉजेन जो शहर है वो स्विट्जरलैंड में है। और वैसे अगले ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे? तो 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे पेरिस में, 2028 में होंगे अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में, और 2032 में होंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में। यह भी ध्यान रखिए। महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जहां पर रिलायंस ने जियो वर्ल्ड सेंटर ओपन किया है? जियो वर्ल्ड सेंटर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा एक तरह का डेस्टिनेशन है, राइट। और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है जियो वर्ल्ड सेंटर, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यहाँ पे 3 एग्जीबिशन हॉल हैं जिनमें 16,500 गेस्ट बैठ सकते हैं। 2 कन्वेंशन हॉल हैं जिनमें 10,640 गेस्ट आ सकते हैं। एक 30,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बॉल रूम है। तो बहुत बड़ा है, टोटल मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्क्वायर फीट का ये जगह है, जहाँ पे कई तरह के फंक्शन, कन्वेंशन और एग्जीबिशन हो सकते हैं। 5,000 गाड़ियों के पार्क करने की कैपेसिटी भी यहाँ पर है, ठीक है। तो जियो वर्ल्ड सेंटर बना है मुंबई में।
महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जो नेट ज़ीरो बन जाएगा 2050? नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि जितना कार्बन ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ये कार्बन एमिट करेगा, तो नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा 2050 तक। ये शहर है मुंबई, और मुंबई साउथ एशिया का पहला शहर है जिसने इस तरह की टाइमलाइन दी है नेट ज़ीरो बनने की। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो इंडिया का टारगेट है नेट ज़ीरो बनने का 2070। ये जो COP26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने पंच अमृत एक फॉर्मूला दिया था, तो उसमें डिक्लेयर किया था कि इंडिया नेट ज़ीरो बन जाएगा 2070 तक। कौन सी कंपनी है जिसने भारत की पहली देसी बनाई हुई एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन बनाई है? यानी इंडिया का पहला मेट्रो कौन सा है जिसके डब्बे एल्यूमिनियम के बने हैं? तो ये है पुणे मेट्रो। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया का पहला मेट्रो कौन सा है जहां पे मेट्रो के डब्बे एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये कौन सी प्राइवेट इंडियन कंपनी ने बनाए हैं? तो इस कंपनी का नाम है टीटागढ़ वैगन्स। टीटागढ़ वैगन्स, इनकी फैक्ट्री है उत्तरपारा। ये उत्तरपारा जगह कोलकाता के पास है, यहाँ पर इन्होंने ये मेट्रो के डब्बे बनाए हैं, टीटागढ़ वैगन्स। तो टीटागढ़ वैगन्स ये पहली कंपनी है भारत की प्राइवेट जिसने एल्यूमिनियम के मेट्रो के कोचेस जो हैं वो बनाए हैं पुणे मेट्रो के लिए। अभी अभी महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जहां पे भारत का पहला बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? यहाँ पे रिसर्च होगा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, वायरस वगैरह पे, ठीक है। जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पे यूज़ करके वायरल इन्फेक्शंस पे रिसर्च होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये बनाया गया है, उनके साइंटिस्ट यहाँ पे काम करेंगे। तो ये नासिक में लगा है, तो आंसर है नासिक। और नासिक क्यों मशहूर है, कौन सा टेम्पल है यहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। इवन जो गोदावरी नदी है वो यहीं से निकलती है, नासिक से। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन करा है माझी वसुंधरा कैंपेन चलाने के लिए? माझी वसुंधरा कैंपेन महाराष्ट्र की सरकार के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम चला रहा है। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी में है और नायरोबी केन्या की कैपिटल है। माझी वसुंधरा मतलब होता है माई अर्थ, माई अर्थ। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। अभी अभी महाराष्ट्र में स्पेशल मशीन्स लगाई जा रही हैं हॉस्पिटल में कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। इन मशीन्स का नाम क्या है? ये जो मशीन है ये मोजैक 3D रेडिएशन मशीन है, यानी रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करेंगी कैंसर के लिए। इनका नाम है होप एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने ये अनाउंस करा कि महाराष्ट्र में हर बड़े हॉस्पिटल में ये मशीन लगाई जाएंगी। और सबसे पहली जो ये मशीन लगी वो कोल्हापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई गई, कोल्हापुर। अभी अभी एक म्यूजियम है मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। इसके कितने साल पूरे हुए? तो इसकी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हुई, यानी 100 साल पूरे हुए। तो ये म्यूजियम जो है 10 जनवरी 1922 को ओपन हुआ था और 10 जनवरी 2022 को इसके 100 ईयर्स पूरे हुए। इस म्यूजियम का एक नाम और है, इसको पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी बोलते थे। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी इसे कहा जाता था। ये जो म्यूजियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, 70,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और मुंबई का पहला टेक्सटाइल गैलरी भी यहीं पे शोकेस किया गया था। तो आंसर है 100 ईयर्स। महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने जो थाने क्रीक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहा है कि उसे स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए एज पर द रामसर कन्वेंशन। और अब रामसर साइट का दर्जा इसे मिलेगा या नहीं वो देखना होगा। तो आपको ये बताना है कि अभी महाराष्ट्र में कितने रामसर साइट हैं। महाराष्ट्र में 2 रामसर साइट हैं। कौन कौन से? सबसे पहला था नंदुर मधमेश्वर जो नासिक में है, और दूसरा लोनार क्रेटर जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है, लोनार लेक। तो ये 2 रामसर साइट है महाराष्ट्र में, नंदुर मधमेश्वर और लोनार लेक, ठीक है। ये जो थाने क्रीक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हम चाहते हैं कि इसे रामसर साइट का
टैग मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इसे स्पेशल स्टेटस देने का प्रपोजल अलाउ कर दिया है। ये फ्लैमिंगोज के लिए मशहूर है। यहाँ पर फ्लैमिंगो जो बर्ड हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको 2015 में एक सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और थाने और नावी मुंबई से ये लगता है थाने क्रीक सेंचुरी। एक बात और याद रखिए, ये महाराष्ट्र का सेकंड मैरीन सेंचुरी है। ये महाराष्ट्र का सेकंड मैरीन सेंचुरी है। पहला कौन सा था? पहला था मलवन सेंचुरी और दूसरा था थाने क्रीक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और रामसर कन्वेंशन 1971 को साइन हुआ था। अभी मैं अगर बात करूं तो इंडिया में 49 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में है, 10 जो हैं वो यूपी में हैं और महाराष्ट्र में सिर्फ 2 हैं, नंदुर मधमेश्वर और लोनार लेक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में महाराष्ट्र का रैंक क्या रहा? ये नीति आयोग देता है इस इंडेक्स को। सतत विकास लक्ष्य हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं यूनाइटेड नेशंस के। इनफैक्ट नीति आयोग ने इस इंडेक्स को लॉन्च करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ ही पार्टनरशिप की थी। तो इसमें जो नंबर 1 रहा वो रहा केरला और महाराष्ट्र का रैंक था 5th। महाराष्ट्र का रैंक था 5th। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनका ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में क्या रैंक रहा? यानी महाराष्ट्र का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कितना ट्रांसपेरेंट है पूरे इंडिया में? तो इसकी रैंक रही 11th। सबसे ट्रांसपेरेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओडिशा और तेलंगाना का है। इन दोनों का ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नंबर 1 रहा। 11th पोजीशन मिली महाराष्ट्र को। किसान रेल, इसकी 1000th ट्रिप ये चली सावदा। सावदा नाम की जगह है महाराष्ट्र, वहां से सावदा से लेकर आदर्श नगर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावदा कहाँ पे है? तो सावदा जो है ये जलगांव में है। जलगांव जो बनाना के लिए मशहूर है, यानी जो केले हैं उनके लिए मशहूर है, याद रखिए। तो सावदा जलगांव से स्टार्ट हुई ये ट्रेन और आदर्श नगर दिल्ली तक चली 1000th किसान एक्सप्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर ये पूछें कि ये 1000 किसान रेल किसने चलाई, तो ये सेंट्रल रेलवे ने चलाई। सेंट्रल रेलवे। और जो सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई। और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, लेकिन वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चर्च गेट, मुंबई में है। इंडिया में 18 रेलवे जोन है टोटल। अगर आपसे पूछें कि पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली थी, तो पहली किसान रेल चली थी देवलाली से लेकर दानापुर। देवलाली अगेन महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं देवलाली। तो पहली किसान ट्रेन देवलाली से चली थी। ठीक है, देवलाली जो है ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आपसे पूछें 100th किसान रेल कहां से कहां चली थी, तो सांगोला से शालीमार। शालीमार ये वेस्ट बंगाल में है और सांगोला नाम की जगह जो है ये महाराष्ट्र में है। तो अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन जो है वो मार्क करना है। सांगोला कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? शोलापुर। शोलापुर में आता है, पंधारपुर के एकदम पास है, शोलापुर में आता है सांगोला। तो सांगोला से शालीमार तक चली थी 100th किसान रेल और 1000 किसान रेल जो चली थी सावदा से आदर्श नगर तक चली थी। महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पहला लीगो ऑब्जर्वेटरी बन रहा है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इंडिया का पहला। तो ये हिंगोली में बनेगा, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। ठीक है, 225 हेक्टेयर जमीन पे बनेगा। और इससे पहले जो दो, ये दुनिया का तीसरा है और इंडिया का पहला है। इससे पहले जो 2 लीगो ऑब्जर्वेटरी हैं वो दोनों के दोनों कहां पर हैं? अमेरिका में है। एक लुजियाना में है और एक वॉशिंगटन में है। इसमें खर्चा आएगा लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए। हिंगोली में भारत का पहला लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनेगा। भारत की जो सरकार है उन्होंने ये अप्रूवल दे दिया कि जो महाराष्ट्र का जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगेंगे जिनकी कैपेसिटी होगी 1650 मेगावाट ईच। तो अगर आप देखें 1650 इंटू 6 हो गया, ठीक है, यानी 9900 मेगावाट टोटल कैपेसिटी इसकी हो जाएगी और ये इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा। इनफैक्ट
इसकी जो अभी कैपेसिटी है वो 6780 मेगावाट है और सरकार का टारगेट ये है कि इसकी कैपेसिटी 22,480 मेगावाट हो जाए 2031 तक। तो इसमें जो ये 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगेंगे जैतापुर प्लांट में, ये कौन से कंट्री की हेल्प से लगेंगे? ये कंट्री है फ्रांस। तो फ्रांस हेल्प कर रहा है, फ्रांस अपना टेक्निकल कॉपरेशन दे रहा है इसको लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। और महाराष्ट्र में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, एक तो है तारापुर और एक है जैतापुर। महाराष्ट्र में कौन सा शहर है जहां पे नितिन गडकरी ने आई रास्ते लॉन्च किया है? आई रास्ते एक 2 साल चलने वाला पायलट प्रोजेक्ट है रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। आई रास्ते की फुल फॉर्म भी है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया जाएगा। तो याद रखिए, ये उन्होंने नागपुर में इनॉग्रेट किया और नागपुर ही नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये हमारे मिनिस्टर हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसमें नागपुर में जो रोड एक्सीडेंट हैं वो 50% तक कम हो जाएंगे, राइट। इंडिया में लगभग 1.5 लाख लोग हैं जो हर साल रोड एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो जाती है। तो आई रास्ते इनिशिएटिव 3 चीज़ों पे काम करेगा: व्हीकल सेफ्टी, मोबिलिटी एनालिसिस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी। एक राइस है महाराष्ट्र का, वाडा कोलम राइस। इसको जीनी राइस भी बोलते हैं। इसको जीआई टैग मिला है, अभी अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ये महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट का राइस है? तो ये जो राइस है पालघर डिस्ट्रिक्ट का है। पालघर डिस्ट्रिक्ट का राइस है वाडा कोलम राइस। इसे जीनी या झीनी राइस भी बोलते हैं और काफ़ी फेमस है ये डोमेस्टिक मार्केट्स में। एक बहुत छोटा चावल होता है ये, स्मॉल ग्रेन, लेकिन इसका एरोमा और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होता है, ठीक है। तो ये पालघर डिस्ट्रिक्ट का राइस है। अभी अभी अलीबाग का जो सफ़ेद प्याज है, कांदा, सफ़ेद कांदा, उसे जीआई टैग मिला है। तो ये अलीबाग कहाँ पे है? अलीबाग महाराष्ट्र के रायगढ़ में आता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो प्याज होता है ये अलीबाग में ही ग्रो होता है क्योंकि अलीबाग की जो मिट्टी है उसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो ये जो प्याज है इसमें स्वीट टेस्ट होता है थोड़ा सा इसका, ये उतना पंजेंट नहीं होता, इसमें टीयर वगैरह उतने नहीं आते, इसमें पायरुविक एसिड कम होता है, प्रोटीन, फैट और फाइबर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है ये प्याज। अलीबाग का वाइट अनियन, इसे भी जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र की सरकार एक वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी बना रही है जिसका नाम होगा भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। ये पिंपरी छिंचवाड़ में बनेगा। पिंपरी छिंचवाड़ कहाँ पर है? पिंपरी छिंचवाड़ ये पुणे जिले में आता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है पिंपरी छिंचवाड़। तो ये राजीव गांधी साइंस इन्वेंशन सिटी 191 करोड़ रुपीस की लागत से बनेगा पिंपरी छिंचवाड़ पुणे में। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है जहां पे इंद्रयानी मेडिसिटी बनेगा? ये भारत का पहला मेडिकल सिटी होगा। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे। तो ये बनेगा खेड़ तालुका में, और खेड़ तालुका जो है वो पुणे में है। तो आंसर है पुणे। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत सारे हॉस्पिटल बनेंगे इसमें, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेंगे, वेलनेस और फिजियोथेरेपी सेंटर होंगे और मेडिकल रिसर्च सेंटर भी होंगे। यहाँ पे 24 अलग अलग हॉस्पिटल बिल्डिंग होंगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और टोटल मिला के 10,000 से 15,000 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा। इंडियन आर्मी का जो अग्निबाज डिवीजन है उन्होंने एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज किया, सुरक्षा कवच। ये महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर किया। तो इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर एक एक्सरसाइज किया, सुरक्षा कवच। ये लुल्ला नगर में किया। ये कहाँ पे है? तो लुल्ला नगर नाम की जो जगह है ये पुणे में है। तो आंसर है इसका अगेन पुणे। ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन्होंने एक लिस्ट निकाली है 100 प्लेसेस टू सी, यानी इंडिया में 100 प्लेसेस ऐसे कौन से हैं जो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत विजिट करने हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का पार्ट है, यानी कल्चरल एक्सचेंज। तो पूरे इंडिया में जो 100 प्लेसेस हैं जो स्टूडेंट्स विजिट करेंगे, इनमें से महाराष्ट्र में कितने हैं? तो याद रखिए, महाराष्ट्र में ये 5 हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? तो दौलताबाद का किला औरंगाबाद के पास है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं और महाबलेश्वर। महाबलेश्वर को महाबलीपुरम के साथ कंफ्यूज मत करना। महाबलीपुरम जो है वो अलग है, वो तमिलनाडु में है। ममल्लापुरम भी जिसे बोलते हैं।
मैं महाबलेश्वर की बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है और जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। मैं उस महाबलेश्वर की बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र से 5 प्लेसेस हैं और इंडिया के 100 हैं। ये यूजीसी ने लिस्ट दी है और यूजीसी के चेयरमैन बने हैं अभी अभी मिस्टर एम जगदीश कुमार। एक बात और, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सिर्फ 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, इसका टारगेट क्या है। इसका टारगेट ये है कि 2030 तक भारत के जितने भी स्कूल हैं ना, सब में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए। दूसरी बात, 2035 तक हमारे जो कॉलेजेस हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% होना चाहिए 2035 तक। स्कूल्स में 100% और कॉलेजेस में 50%, स्कूल में 2030 तक और कॉलेजेस में 2035 तक। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हम एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, 6% ऑफ द जीडीपी। ये हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है 2030 तक। अभी हम रफली 3 से 4% खर्चा करते हैं ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन। हमारा टारगेट है कि 6% ऑफ द जीडीपी हम खर्चा करें। और चौथा, इसमें एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसका नाम होगा परख। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही बनेगा। टोक्यो ओलंपिक्स हुए 2020, हुए थे 2021 में वैसे। तो इसमें महाराष्ट्र से कितने एथलीट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो महाराष्ट्र से टोटल 6 खिलाड़ी हैं जो गए थे। ये 6 खिलाड़ी कौन हैं? राही सरनोबत शूटर, तेजस्विनी सावंत शूटर, अविनाश साबले एथलेटिक्स, प्रवीण जाधव आर्चरी तीरंदाजी, विष्णु सरवनन सेलिंग यानी नौकायन और चिराग शेट्टी बैडमिंटन। तो ये 6 खिलाड़ी हैं और टोटल 5 स्पोर्ट्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया महाराष्ट्र को और इंडिया को। ठीक है, मेडल कोई नहीं आ पाया लेकिन सबने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा ट्राई किया। और टोक्यो ओलंपिक्स में हमारा फ्लैग बियरर कौन था, ये डिपेंड करता है ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है या क्लोजिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में 2 लोग थे फ्लैग बियरर, एक तो थे मनप्रीत सिंह जो हमारी हॉकी टीम के कैप्टन थे उस समय, और दूसरी थी मैरी कॉम। क्लोजिंग सेरेमनी में थे बजरंग पुनिया, और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था रेसलिंग में। और फिर थे टोक्यो पैरा गेम्स, पैरा ओलंपिक बोलते हैं जिन्हें। इसमें हमारा फ्लैग बियरर कौन था? ओपनिंग सेरेमनी में थे हरियाणा के खिलाड़ी टेक चंद, और क्लोजिंग सेरेमनी में थी शूटर अवनी लखेड़ा। और टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल टैली में टॉप किया था अमेरिका ने, और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में मेडल टैली में टॉप किया था चाइना ने। टोक्यो ओलंपिक्स में जो मैस्कॉट था वो था मिराई टोवा, और पैरा गेम्स में जो मैस्कॉट था वो था सोमेटी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए टोक्यो गेम्स के बारे में। हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ये हमारे आयुष मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज भी हैं। इन्होंने वाटर टैक्सी इनॉग्रेट करी अभी अभी। ये वाटर टैक्सी पहली बार है इंडिया में कि एक वाटर टैक्सी इनॉग्रेट की गई है। ये डिफरेंट पोर्ट्स को, डिफरेंट लोकेशंस को, जो हमारे क्रूज टर्मिनल हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करेगी। इसका नाम है बेलापुर जेटी। बेलापुर जेटी इंडिया की पहली वाटर टैक्सी है। तो आपको बताना है ये महाराष्ट्र के कौन से 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेगी। ये कनेक्ट करेगी मुंबई और नावी मुंबई को। तो आंसर है ऑप्शन सी। ये जेटी है और इस स्कीम का नाम है सागर माला प्रोजेक्ट। इसमें हम बहुत सारा कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं, हमारे पोर्ट्स को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा आइलैंड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वगैरह, इन सबको आपस में ये कनेक्ट करेगी। और इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं टोटल, 13 मेजर पोर्ट्स हैं। उनमें 3 महाराष्ट्र में हैं। एक तो है मुंबई पोर्ट, एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसे नावा शेवा भी बोलते हैं, और एक है वधावन पोर्ट जो दहानू के पास है। वधावन पोर्ट, वधावन पोर्ट इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट था। मुंबई सेंट्रल डिवीजन जो है इंडियन रेलवेज का, इन्होंने 100th टेक्सटाइल ट्रेन चलाया अभी अभी। ये चला चलथान से लेके संक्रेल। चलथान जो है ये सूरत में आता है और संक्रेल जो है ये खड़गपुर में आता है बंगाल में। तो आपको बताना है मुंबई सेंट्रल डिवीजन कौन से रेलवे जोन में आता है। मुंबई सेंट्रल डिवीजन ये वेस्टर्न रेलवे का है जिसने 100वां टेक्सटाइल ट्रेन चलाया। ठीक है, और जो पहला टेक्सटाइल ट्रेन चला था वो 1 सितंबर 2021 को चला था, लेकिन 100th टेक्सटाइल ट्रेन चला चलथान से संक्रेल। इंडियन नेवी ने अभी अभी कमीशन किया है आईएनएस वेला।
आईएनएस वेला क्या है? ये मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। तो आईएनएस वेला एक स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है। स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, राइट। और इसको बनाया है माजागों डॉक शिप बिल्डर ने, जो मुंबई की ही एक शिप बिल्डर कंपनी है। इनका साथ दिया है नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस ने। माजागों डॉक शिप बिल्डर ने बनाई है आईएनएस वेला, तो ये एक स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, राइट। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 75। इसमें हमें 6 सबमरीन्स बनानी थी, जो हमने बनाई हैं। तो 6 सबमरीन जो हैं वो हमने बनाई हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। और ये 4th सबमरीन है। पहला था कलवरी, फिर खंडेरी, फिर करंज, फिर वेला, फिर वागीर और फिर वागशीर। तो ये 6 सबमरीन हमने बनाई हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत। अभी अभी इंडियन नेवी ने आईएनएस खुकरी जो शिप है उसको कौन से यूनियन टेरिटरी को दे दिया? ये म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। आईएनएस खुकरी 1971 वॉर में भी हमने एक जहाज यूज किया था जिसका नाम था आईएनएस खुकरी, लेकिन ये जहाज तबाह हो गया था। फिर हमने 1989 में एक जहाज बनाया, उसका नाम आईएनएस खुकरी रख दिया। और ये जहाज जो है माजागों डॉक शिप बिल्डर ने ही बनाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब हमने ये दमन दीव को दे दिया है। दमन दीव की जो गवर्नमेंट है वो इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट करेगी। आईएनएस खुकरी इसका नाम है। महाराष्ट्र का हेल्थ इंडेक्स में क्या रैंक आया? हेल्थ इंडेक्स को दिया नीति आयोग ने। नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा राज्य हेल्थ केयर के मामले में कितना आगे है। तो केरला ने टॉप किया है इस इंडेक्स को और महाराष्ट्र इसमें 5th पोजीशन पे रहा। महाराष्ट्र वॉज 5th इन दिस इंडेक्स। स्वच्छ सर्वेक्षण में ओवरऑल रैंक महाराष्ट्र का क्या रहा? महाराष्ट्र इंडिया का 2nd क्लीनेस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़ के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र 2nd रैंक रहा ओवरऑल इसका अमंग द क्लीनेस्ट स्टेट। और अगर पूछें छोटे राज्यों में, छोटे राज्य से मतलब ये होता है कि जिनके 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम हैं, उनमें झारखंड ने टॉप किया। महाराष्ट्र ओवरऑल भी 2nd था और बड़े राज्यों में भी 2nd था। छोटे राज्यों में झारखंड नंबर 1 था, ठीक है। और अगर मैं 1 लाख पॉपुलेशन से कम वाले सिटीज की बात करूं तो वीटा जो है ये इसका रैंक 1 था, लोनावला का रैंक 2 था और सासवद का रैंक 3 था। ये तीनों महाराष्ट्र से हैं। तो ये इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है वीटा महाराष्ट्र में है, 1 लाख से कम आबादी वाले उस। और ओवरऑल इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर फॉर 5th ईयर इन अ रो। 5th ईयर इन अ रो। इंडियन रेलवेज ने अपना पहला पॉड होटल बनाया है। ये कौन से रेलवे स्टेशन पे बनाया है? ये इन्होंने मुंबई सेंट्रल पे बनाया है। मुंबई सेंट्रल, ठीक है। पहला पॉड होटल। पॉड होटल क्या, ये जो है जापान में काफ़ी मशहूर है। बहुत छोटे रूम्स होते हैं इनमें, बहुत सस्ते भी होते हैं और सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो पॉड होटल मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे बना है इंडियन रेलवेज का पहला। कौन से कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके महाराष्ट्र सरकार ने ई क्रॉप इनिशिएटिव शुरू किया? ई क्रॉप इनिशिएटिव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्टार्ट किया था ये, और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 2021 में शुरू किया था टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर। टाटा ट्रस्ट। और इसका पर्पज़ ये है कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जाए। एक कैंपेन भी चलाया गया जिसका नाम था विकल टू पिकल। पिकल मतलब अचार, विकल टू पिकल, ये कैंपेन भी चलाया गया। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और ये एयर इंडिया के चेयरमैन भी हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने कौन सा मिशन चलाया जिसमें उन्होंने ये टारगेट रखा कि हम डेली 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट करेंगे? जब कोविड का 3rd वेव आया था तभी चलाया गया था। तो इसका नाम था मिशन कवच कुंडल। मिशन कवच कुंडल 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 में चलाया गया था, ठीक है। तो इसमें पर्पज़ ये था हमारा कि हम 15 लाख लोगों को डेली वैक्सीनेट करेंगे। मिशन कवच कुंडल। महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे भारत का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी खुला है?
वाइल्ड लाइफ डीएनए जो होता है उसको टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो ये खुला है नागपुर में। नागपुर में जो रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है नागपुर, वहां पे ये इनॉग्रेट किया गया है। तो आंसर है नागपुर। ये इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है? हमारे एमएसएमई मिनिस्टर है नारायण राणे, वो भी महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने ही इनॉग्रेट करा इसे। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इसमें 200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये सिंधुदुर्ग में सेटअप किया गया है, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर। महाराष्ट्र की कौन सी हिस्टोरिकल साइट है जो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में जिसको जगह मिली, यानी अस्थायी सूची? बाद में जाके ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है, अभी के लिए टेंटेटिव लिस्ट में इसे जगह मिली है। तो 6 प्लेसेस हैं इंडिया के जो इसमें टेंटेटिव लिस्ट में जिन्हें जगह मिली थी 2021 में। तो इनमें महाराष्ट्र से जो है वो है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर क्या होता है? महाराष्ट्र में 12 ऐसे किले हैं, 12 ऐसे फोर्ट हैं जो 17th सेंचुरी मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से एसोसिएटेड हैं, जिनमें शिवनेरी का किला, रायगढ़, टोरना, राजगढ़, साल्हेर मुल्हेर, पन्हाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, पदमदुर्ग, विजयदुर्ग और कोलाबा। तो ये जो किले हैं इनमें मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, वाराणसी के घाट यूपी में, मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बंगाल कर्नाटका, बेड़ा घाट लमेटा घाट जबलपुर में मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे, और कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में। तो ये 6 प्लेसेस ऐड किए गए थे टेंटेटिव लिस्ट में। और अगर मैं 2022 की बात करूं तो अभी मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो भी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किए गए हैं, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस। उसके अलावा एक मंदिर है लेपाक्षी नंदी, लेपाक्षी नंदी वीरभद्र मंदिर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, ये भी ऐड किया गया है अभी अभी टेंटेटिव लिस्ट में। तो ये भी कुछ लेटेस्ट प्लेसेस हैं जो ऐड किए गए हैं, लेकिन 6 किए गए थे 2021 में। तो इसका आंसर है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, महाराष्ट्र। अभी अभी महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसको रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए $300 मिलियन का लोन मिला है। ये कौन से बैंक ने दिया है? ये लोन मंजूर किया है महाराष्ट्र को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आंसर है एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है जो फिलीपींस की कैपिटल है। $300 मिलियन का लोन महाराष्ट्र को दिया है रूरल कनेक्टिविटी के लिए। तो महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है? महाराष्ट्र 230 ब्रिजेस हैं जिन्हें इम्प्रूव करेगा और 1100 रूरल रोड्स हैं जिनको इम्प्रूव करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग। ठीक है, तो श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग नेशनल हाईवे 965 और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग नेशनल हाईवे 965G। तो आपको बताना है इनकी 4 लेनिंग की जाएगी, ये कहाँ पे है? तो ये शोलापुर में है। तो आंसर है शोलापुर। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग जो है ये 221 किलोमीटर का है और ये दिवे घाट से मोहोल तक जाता है। दिवे घाट से मोहोल संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग, ये है NH 965। और जो श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग है ये 130 किलोमीटर का है। ये पाटस से स्टार्ट होता है और टोंडाले बोंडाले तक जाता है। ठीक है, तो लोग पालकी लेकर जाते हैं इसमें और इनकी 4 लेनिंग की जाएगी, 4 लेनिंग की जाएगी। और ये जो है संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग ये है NH 965G और ये शोलापुर में है। महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं मैग्नेट प्रोजेक्ट। मैग्नेट की फुल फॉर्म है महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क, इन शॉर्ट मैग्नेट। एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है ये, जिसमें फूड लॉसेस कम करने की कोशिश की जाएगी फार्मर्स की, यानी पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी। इसको फंड कौन कर रहा है? इसको फंड करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके लिए $100 मिलियन का लोन यानी 750 करोड़ का लोन महाराष्ट्र को देगा। रूरल महाराष्ट्र में वुमेन एम्पावर करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने
महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना स्टार्ट की। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और ये योजना है क्या? इसमें जो ऑफिशियल एग्रीकल्चर लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनमें हस्बैंड के साथ साथ वाइफ्स का नाम भी लिखा जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वगैरह पे भी वाइफ्स का नाम लिखा जाएगा। तो इसका आंसर है 8 मार्च। महाराष्ट्र में किसानों ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें फ्रेश फ्रूट केक्स उनको प्रमोट करने के लिए एक हेल्दियर ऑप्शन, जो ट्रेडिशनल बेकरी में केक आप खाते हैं उनसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं, फ्रेश फ्रूट केक। तो इसका नाम था फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। तो जो लोकल केक बनाते हैं फार्मर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल और बनाना वगैरह के, उनको प्रमोट करने की कोशिश उन्होंने इसमें की। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है जहां पे भारत का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है नाबार्ड के साथ मिलकर? मैं रिपीट करता हूं, इंडिया का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, तो ये ओपन किया गया है अभी अभी पुणे में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम करेगा और हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 22 में ऑलमोस्ट $50 बिलियन को इन्होंने टच किया। और हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे इंडिया के, वो $418 बिलियन रहे हमारे हिस्ट्री में आज तक सबसे ज्यादा। ठीक है, ये सब चीजें भी आप याद रखिए। और अगर मैं इंडिया का फ्रूट प्रोडक्शन की बात करूं तो उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 है और वेजिटेबल प्रोडक्शन में अब यूपी नंबर 1 है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 में नंबर 1 था बंगाल, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22 में वेजिटेबल प्रोडक्शन में अब यूपी नंबर 1 आ गया है लेटेस्ट फिगर्स के मुताबिक, और फ्रूट प्रोडक्शन में पिछले 4 साल से आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। महाराष्ट्र की सरकार ने अंबोली को एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। अंबोली कहां पे है? अंबोली एक हिल स्टेशन है जो सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आंसर है सिंधु दुर्ग। और यहां पर एक नई फिश की स्पीशीज भी मिली है जिसका नाम रखा है शिशटूरा हिरण्याकेशी। शिशटूरा हिरण्याकेशी ये एक नई स्पीशीज है फिश की जो डिस्कवर की गई है अंबोली में। और अंबोली एक हिल स्टेशन है। महाराष्ट्र में जो भी हिल स्टेशन है आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, चाहे वो मथेरन हो, चाहे वो कोई भी हो, महाबलेश्वर हो, राइट। तो जो भी हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में उनका एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। और जो फिश की स्पीशीज मिली है शिशटूरा हिरण्याकेशी, ये वो फिश है, इसका फोटो आप ये देख सकते हैं। ये स्मॉल और कलरफुल फिश है, यानी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी इसका है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया था 2021 में? तो ये दिया गया था फेमस सिंगर आशा भोसले को। और लता मंगेशकर की डेथ अभी अभी हो गई। लता मंगेशकर के नाम पे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को अभी अभी दिया गया है। लता मंगेशकर के नाम पे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी को यह मिला है। और इनकी छोटी बहन है आशा भोसले। बहुत लंबा करियर इनका रहा है। इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण दोनों मिले हुए हैं आशा भोसले को। पहला भारत की वुमेन कौन है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करी है? ये महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र में सतारा जिले की हैं। इनका नाम है प्रियंका मोहिते। ये पूरे इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया है। ये दुनिया की 10th हाईएस्ट पीक है। कहां पर है ये नेपाल में है। ठीक है, ये नेपाल में है। कन्हारगांव फॉरेस्ट, ये महाराष्ट्र का 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। ये कहां पे है? कन्हारगांव, तो ये चंद्रपुर जिले में आता है। ये 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र स्टेट का। इंडियन गवर्नमेंट 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है, टोटल 11 औद्योगिक गलियारे। इनमें महाराष्ट्र कितनों का पार्ट है? तो महाराष्ट्र जो है वो 2 का पार्ट है इनमें। एक तो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें जो शेंद्र बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया है महाराष्ट्र का वो आएगा, और दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया ये भी आएगा। और एक है बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें सतारा इसका पार्ट होगा। तो ये 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट महाराष्ट्र होगा और टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं इंडिया में। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में महाराष्ट्र का क्या रैंक रहा ग्रुप ए में? तो स्टेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप बी में नंबर 1 था मध्य प्रदेश और ग्रुप ए में गुजरात ने टॉप किया, महाराष्ट्र इसमें सेकंड नंबर पे रहा। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट या छोटे राज्यों की बात करूं तो हिमाचल ने टॉप किया और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने टॉप किया।
गुड गवर्नेंस इंडेक्स को दिया था DARPG ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। रिजर्व बैंक ने अभी अभी करनाल नगरी सहकारी बैंक इसका लाइसेंस कैंसिल किया। ये पनवेल में है, तो ये कौन से जिले में आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये लाइसेंस कैंसिल किया गया था और ये महाराष्ट्र में रायगढ़ में आता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है पनवेल। करनाल नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था। जब भी कोई बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है तो उसमें रखा हुआ आपका 5 लाख रुपए सुरक्षित होता है, अकॉर्डिंग टू द DICGC एक्ट ऑफ 1961। और महाराष्ट्र के और भी बैंक हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक उस्मानाबाद का है, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक पुणे का है और सर्जराव दादा नायक शिराला सहकारी बैंक सांगली का है। इन सब का भी लाइसेंस कैंसिल किया गया है। महाराष्ट्र के कौन से जिले का दाहणू घोलवाड़ सपोता है? ये एक्सपोर्ट किया गया ब्रिटेन में। ये GI टैग्ड प्रोडक्ट है महाराष्ट्र का, दाहणू घोलवाड़ सपोता। सपोता मतलब चीकू, इसे चीकू बोलते हैं हिंदी में, महाराष्ट्र में इसे सपोता बोलते हैं। तो ये कहाँ का है? तो ये है पालघर का, पालघर डिस्ट्रिक्ट का है सपोता। और ये इंडिया में कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह इन सब में ग्रो किया जाता है। कर्नाटका हाईएस्ट ग्रोअर है सपोता का और दूसरे नंबर पे इंडिया में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के और कोई प्रोडक्ट बता सकते हो जिनको GI टैग मिला हुआ है? जैसे अल्फोंसो मैंगोज जिन्हें हापुस बोलते हैं, फिर नासिक वैली वाइन, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, या जो वर्ली की पेंटिंग वगैरह हैं ये सब। कौन सा ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो वेस्टर्न नेवल कमांड ने करवाया मुंबई में? इसका नाम था प्रस्थान और ये 6 महीने में होता है, हर 6 महीने के बाद होता है। इसमें इंडियन नेवी के अलावा इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ONGC, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वगैरह ने भी पार्ट लिया। इसका नाम था प्रस्थान और वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई है। इंडिया में 3 नेवल कमांड है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। सदर्न का हेडक्वार्टर कोची में है, ईस्टर्न का है विशाखापट्टनम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने INS शिवाजी को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करा है इन द फील्ड ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग। ये महाराष्ट्र में कहाँ है? INS शिवाजी। INS शिवाजी एक इंडियन नेवल स्टेशन है जो लोनावला में है, ठीक है। इसके पास एक डैम भी है जिसको भूशी डैम बोलते हैं, जिसको भूशी डैम बोलते हैं, ठीक है। यहां पर नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी है जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को ट्रेन करता है। ये 1945 में कमीशन किया गया था INS शिवाजी। H जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल ये महाराष्ट्र में है। ये पहला टर्मिनल है जहां पे पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट यानी FSRU, ये LNG रिसीविंग टर्मिनल है। यानी अगर आप जो गैस है चिप्स वगैरह में उसको फिल करना चाहते हैं तो FSRU उसको फिल करता है। तो ये जयगढ़ पोर्ट पे आया, जयगढ़ टर्मिनल पे आया। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया? तो ये डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र 12 अप्रैल 2021 को FSRU, और इस FSRU का नाम है होज जायंट। ये जो जहाज है इसका नाम है होज जायंट। ये LNG फिल करेगा दूसरे शिप्स में, होज जायंट। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता दूं एक 56 किलोमीटर की पाइपलाइन, LNG पाइपलाइन बन रही है। कहां से कहां तक? जयगढ़ से दाभोल तक, जयगढ़ से दाभोल तक। कौन सा बैंक है जिसने प्रोजेक्ट बन सखी को शुरू किया उड़ीसा में, लोगों को सिखाने के लिए कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने उड़ीसा में स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट बैंक सखी। महाराष्ट्र ओपन का टूर्नामेंट किसने जीता? महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुणे में खेला जाता है और इस बार ये जीता जाओ सूसा ने। ये पोर्चुगल के खिलाड़ी हैं, पोर्चुगल के खिलाड़ी हैं। पहले ये जो टूर्नामेंट होता था इसे चेन्नई ओपन बोलते थे क्योंकि चेन्नई में होता था, फिर इसको शिफ्ट कर दिया था पुणे में और इसका नाम चेंज करके कर दिया था महाराष्ट्र ओपन। और ये डबल्स में किसने जीता? डबल्स में जीता इंडिया के खिलाड़ी
रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन ने। रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन ने जीता मेंस डबल और सिंगल जीता जाओ सूसा ने। तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन भी आप याद रखिए। पद्म विभूषण किसे मिला है महाराष्ट्र से 2022 के लिए लेटेस्ट? ये मिला है प्रभा अत्रे को, आर्ट के लिए, कला के क्षेत्र में। टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और महाराष्ट्र से 2 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला है। एक तो है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला, इन्होंने एक कंपनी शुरू की थी पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन को भी बनाया था। और एन चंद्रशेखरन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं और एयर इंडिया के भी चेयरमैन हैं। और 7 लोगों को मिला है महाराष्ट्र से पद्मश्री 2022 के लिए। इनमें डॉक्टर हिम्मत राव बवस्कर मेडिसिन, सुलोचना चौहान आर्ट, विजय कुमार विनायक डोंगरे मेडिसिन, सोनू निगम आर्ट, अनिल कुमार राजवंशी साइंस एंड इंजीनियरिंग, भीमसेन सिंगल मेडिसिन और बालाजी तांबे मेडिसिन। अब बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स 2021 की। तो पद्म भूषण कितने लोगों को मिला महाराष्ट्र से? सिर्फ एक को मिला, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। ठीक है, इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एग्रो कंपनीज में से एक वो बनाई, यूनाइटेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो आंसर है रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। और 5 लोगों को पद्मश्री मिला 2021 में। परशुराम आत्माराम गंगावाने आर्ट, नामदेव कांबले लिटरेचर एजुकेशन, जसवंती बेन जमनादास ट्रेड एंड इंडस्ट्री, गिरीश प्रभु ने सोशल वर्क, सिंधु ताई सपकल सोशल वर्क। अभी अभी जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, तो बिम्स्टेक कंट्रीज ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज की जिसका नाम है पेनेक्स। ये कहाँ पे की? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी और ये पुणे में हुई थी। महाराष्ट्र में पुणे में हुई थी पेनेक्स एक्सरसाइज 20 से 22 दिसंबर 2021। बिम्स्टेक कंट्रीज के द्वारा ये की गई थी। बिम्स्टेक कंट्रीज का हेडक्वार्टर ढाका में है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में महाराष्ट्र का रैंक क्या था? पब्लिक अफेयर इंडेक्स को टॉप किया केरला ने और महाराष्ट्र का जो रैंक था इसमें वो था 12th। छोटे राज्यों में टॉप किया था सिक्किम ने और यूनियन टेरिटरीज में पुदुचेरी ने। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में महाराष्ट्र का रैंक क्या रहा? ये सेकंड टाइम ये इंडेक्स आया और 2 बार लगातार टॉप किया कर्नाटका ने। फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन दोनों में महाराष्ट्र इस बार सेकंड नंबर पे रहा। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका ने टॉप किया और महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे रहा। छोटे और हिली स्टेट्स में टॉप किया हिमाचल ने और दिल्ली ने टॉप किया यूनियन टेरिटरीज ने। अभी अभी 14 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के जिन्हें कैट सर्टिफिकेट मिला है। कैट सर्टिफिकेट मतलब होता है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, यानी कैट्स एक्रेडिटेशन मिलना, यानी कि वो टाइगर रिजर्व ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहा है। तो आपको बताना है इन 14 टाइगर रिजर्व्स में से महाराष्ट्र के कितने हैं। और इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं अब। पहले 50 थे, फिर 51st बना था मेघमलई शिरविलुपुत्तूर जो तमिलनाडु में है। 52nd बना रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान में है और 53rd बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है। तो महाराष्ट्र का इसमें एक ही है और वो है पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व, एक्चुअली पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना वो मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के बॉर्डर पे है। तो थोड़ा मध्य प्रदेश में है और थोड़ा जो है वो महाराष्ट्र में है। और जो महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है इसका, ये बेसिकली सेओनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सेओनी और छिंदवाड़ा में ये आता है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो ये नागपुर जिले में आता है। पेंच बेसिकली एक नदी का नाम है, एक रिवर है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे फ्लो करती है। तो जो इसका महाराष्ट्र वाला पार्ट है हम उसे कई बार इंदिरा प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। इंदिरा प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क हम उसे बोल देते हैं। जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है उसको मध्य प्रदेश वाले से सेपरेट करने के लिए। और पेंच में ही सर रुडियार्ड किपलिंग को ये मोटिवेशन मिला था कि वो जंगल बुक किताब लिखें। तो 14 टाइगर रिजर्व्स इंडिया के जिन्हें कैट्स एक्रेडिटेशन मिला है उनमें एक महाराष्ट्र का है, वो है पेंच। महाराष्ट्र सरकार ने 25 फरवरी 2022 को
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करी है। इसमें कितने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जिनके शिपमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें 21 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जो इसका पार्ट है। इनमें अल्फोंसो मैंगो, केसर मैंगो, बनाना, पोमग्रेनेट, अनियन, कैशू, पल्से, सीरियल वगैरह ये सब हैं। वैसे केसर मैंगो गुजरात में होता है, लेकिन महाराष्ट्र में भी होता है। और महाराष्ट्र में 26 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। और जो एग्रीकल्चर क्लस्टर हैं वो भी बन रहे हैं। तो नासिक महाराष्ट्र में जो है वहाँ पे ग्रेप्स के लिए एग्रीकल्चर क्लस्टर बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शोलापुर जो महाराष्ट्र में है और चित्रदुर्ग जो कर्नाटका में है, यहाँ पे पोमीग्रेनेट यानी अनार के लिए क्लस्टर बन रहा है। तो नासिक में बनेगा ग्रेप्स के लिए और शोलापुर में बनेगा पोमग्रेनेट्स के लिए एग्रीकल्चर क्लस्टर। कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो महाराष्ट्र से पास होगा? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब ये होता है स्पेशल रेल की पटरी बिछाई जाती है जहां पे मालगाड़ी चलती है, यानी फ्रेट ट्रेन चलती है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो नॉर्मल पटरी होती है वो उस पर बहुत तेज़ मालगाड़ी नहीं चल सकती, और दूसरी बात उस पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। तो पैसेंजर ट्रेन जब चलती है तो फिर मालगाड़ी को रास्ता बनाना पड़ता है पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया में बनेंगे। तो आंसर है इसका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये दादरी से स्टार्ट होगा। दादरी, ये यूपी वाला दादरी है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे खत्म होगा। तो ये 1500 किलोमीटर का होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और इसको फंड कर रहा है जीका, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। ये उसको फंड कर रहा है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये महाराष्ट्र से पास होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी महाराष्ट्र से कौन लड़की है जो 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की? इंडिया की 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है 15 साल की दिव्या देशमुख। ये बुदापेस्ट हंगरी में कंपटीशन हुआ था, वहां पे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अपना फाइनल वुमेन ग्रैंड मास्टर नॉम अचीव किया। तो आंसर है दिव्या देशमुख। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन इसका हो गया है। तो ये 741 किलोमीटर का रूट है जो रोहा से स्टार्ट होता है और ठोकुर कर्नाटका में खत्म होता है, कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे कितना लंबा है? 741 किलोमीटर, पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। तो रोहा कहाँ पे है, कौन से जिले में है जहां से कोंकण रेलवे स्टार्ट होता है? तो रोहा रायगढ़ में है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और इंडिया का पहला रेलवे जोन कौन सा था जो इलेक्ट्रीफाई हुआ था? ये था वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन पहला रेलवे जोन था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हुआ था। और यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, उसमें कोंकण के जो टीरोग्लिफ या जियोग्लिफ हैं, पेट्रोग्लिफ या जियोग्लिफ, बेसिकली पत्थरों के ऊपर पेंटिंग की जाती है, उन्हें बोलते हैं पेट्रोग्लिफ या जियोग्लिफ, वो भी इंक्लूड किए गए हैं टेंटेटिव लिस्ट में। टेंटेटिव लिस्ट में मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं वो भी डाले गए हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 2022 के लिए। और लेपाक्षी नंदी वीरभद्र मंदिर अनंतपुर आंध्र प्रदेश का, वो भी। तो 3 नए टेंटेटिव लिस्ट में जगह 2022 में इंक्लूड हुई हैं। इनमें कोंकण के जो पेट्रोग्लिफ या जियोग्लिफ हैं उनको भी जगह मिली है। मेनली महाराष्ट्र और गोवा में ये प्लेसेस हैं जहां पे ये स्पेशल स्टोन पेंटिंग्स की जाती थी। महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जिसे 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो ये इंडिया का दूसरा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। पहला हैदराबाद था 2020 में, और अब 2021 में ये है मुंबई। ये है मुंबई, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पिनाका, ये बेसिकली रॉकेट हैं जो
मल्टी बैरल रॉकेट, एक साथ बहुत सारे रॉकेट छोड़ सकता है पिनाका सिस्टम। इनकी रेंज है रफली 70 किलोमीटर। पहले 45 किलोमीटर थी, बढ़ा के 70 किलोमीटर कर दी। ये पिनाका रॉकेट डीआरडीओ ने बनाए हैं। तो डीआरडीओ की दो लेबोरेटरी ने इन्हें बनाया है। एक तो है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE, और एक है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL। ये दोनों लेबोरेटरी महाराष्ट्र में कहाँ पे हैं? ये दोनों की दोनों पुणे में है, तो आंसर है पुणे। अभी अभी भारत का पहला इंडिजिनस सर्वर रुद्र ये इनॉग्रेट किया गया। ये हमारा पहला खुद का बनाया हुआ सर्वर है इंडिया का, रुद्र। तो ये बनाया है CDAC ने। CDAC कहाँ पर है? CDAC का हेडक्वार्टर, वैसे तो CDAC कई जगह पे है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और ये सुपर कंप्यूटर वगैरह भी बनाता है CDAC। और अभी 3 सुपर कंप्यूटर इंडिया में लगाए गए हैं। एक लगा है IIT खड़गपुर में, जिसका नाम है परम शक्ति। एक लगा है IIT रुड़की उत्तराखंड में, खड़गपुर बंगाल में है। IIT रुड़की में जो लगा है उसका नाम है परम गंगा। और एक लगा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, जिसका नाम है परम प्रवेग। ग्राम उजाला योजना भारत सरकार ने शुरू करी है, जिसमें 10 रुपए में बल्ब बांटे जा रहे हैं, LED बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब। तो इसका पहला फेज स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम 1.5 करोड़ या 15 मिलियन LED बल्ब बांटेंगे। तो ये कहां पे बांटेंगे? 5 जगह पे। 5 जगह से स्टार्ट हुई है स्कीम। एक बिहार के आरा, एक यूपी के वाराणसी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न गुजरात और नागपुर। तो ग्राम उजाला योजना जिन 5 जगह से शुरू हुई थी उनमें महाराष्ट्र का नागपुर भी है। साहित्य अकेडमी अवार्ड मराठी लैंग्वेज के लिए किसे मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। इनमें 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 8 शेड्यूल में, और 2 एक्स्ट्रा हैं। ये 2 एक्स्ट्रा जो हैं, एक है राजस्थानी और एक है इंग्लिश। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला था वो किरण गुरव को मिला था, मराठी के लिए, किरण गुरव। और साहित्य अकेडमी अवार्ड जब मिलता है तो 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी दिया जाता है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, इसमें 50,000 रुपए का अवार्ड मिलता है। और बाल साहित्य पुरस्कार में भी 50,000 का अवार्ड मिलता है। ये मिला प्रणव सखदेव को मराठी के लिए, और संजय वाघ को मराठी के लिए। बाल साहित्य संजय वाघ और युवा पुरस्कार प्रणव सखदेव। नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा ग्रुप बना रहा है? कौन सा ग्रुप इसका संचालन करेगा? तो ये है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप नावी मुंबई एयरपोर्ट को ये कमीशन करेगा 2024 में। ये नया एयरपोर्ट है जो मुंबई में, नावी मुंबई में बन रहा है। और नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पे रखा जाएगा नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। और जो मुंबई से नागपुर समृद्धि कॉरिडोर है उसका नाम भी बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पे रखा गया है। टाटा मोटर और टाटा पावर मिलके भारत का सबसे बड़ा ग्रिड सिंक्रोनाइज्ड बिहाइंड द मीटर सोलर कारपोर्ट स्थापित कर रहे हैं। टाटा मोटर का कार प्लांट जो चिकाली महाराष्ट्र में है, ये कौन से जिले में आता है? चिकाली पुणे में आता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट बन रहा है पूरे इंडिया का। क्लियर? और इसकी कैपेसिटी होगी 6.2 MWP। 6.2 MWP। महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में 50 एकड़ जमीन पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट सेटअप किया जाएगा? राष्ट्रीय औषधीय पौधे संस्थान। तो ये बनेगा कहां पे? ये बनेगा सिंधुदुर्ग में। ये बनेगा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? ये पुणे मेट्रो के लिए 150 मिलियन यूरोज का लोन देगी। तो ये है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ कंफ्यूज मत करना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। तो पुणे मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए लोन मिलेगा 150 मिलियन यूरोज का, और ये देगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। टोटल कमिटमेंट है इनका 600 मिलियन यूरोज। ये पहला ट्रॉन्च है 150 मिलियन यूरोज का। और अभी अभी जो मुंबई कर्नाटका रीजन है उसका नाम बदलकर किट्टूर कर्नाटका रख दिया गया है। मुंबई कर्नाटका रीजन में 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं: उत्तर कन्नड़ा, बेलागवी, धारवाड़, विजयपुरा, बागलकोट, गडाग और हावेरी। तो यहां पे ये ध्यान रखिए, मुंबई कर्नाटका रीजन का नाम अब किट्टूर कर्नाटका हो जाएगा। किट्टूर कर्नाटका। महाराष्ट्र की जो सरकार है
उसने गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू का नाम बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क रख दिया है। ये कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। तो आंसर है नागपुर। 2000 हेक्टेयर का ये फॉरेस्ट लैंड है, जूलॉजिकल पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा है गोरेवाड़ा जू। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में महाराष्ट्र का रैंक क्या है? तो पूरे इंडिया में निर्यात तत्परता सूचकांक या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में टॉप किया गुजरात ने। गुजरात नंबर 1 था और महाराष्ट्र इसमें नंबर 2 पे रहा। नीति आयोग का इंडेक्स है ये। महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 3 केव्स अभी अभी फाइंड की हैं, 3 गुफाएं? तो ये जो बुद्धिस्ट केव्स कॉम्प्लेक्स है पांडव लेनी वहां पे की हैं, उसके ऑपोजिट। तो ये कहाँ पे है? जगह का नाम बताना है। तो ये नासिक में है। पांडव लेनी जो केव कॉम्प्लेक्स है वहां पे 3 और गुफाएं मिली हैं। तो आंसर है इसका नासिक। नासिक में है ये। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये खुदाई की गई थी। और पांडव लेनी केव्स को पहले त्रिरश्मि केव्स भी बोलते थे। यहाँ पे 25 केव्स हैं, लगभग 25 केव्स हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने जो जेल टूरिज्म है वो स्टार्ट करा है येरावाड़ा प्रिजन से। ये कहाँ पे है? यरवदा प्रिजन जो है साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्रिजन माना जाता है, 150 ईयर ओल्ड पुराना है। तो ये पुणे में है। और आपको बता दूं यरवदा प्रिजन से एक खाओती लोन भी स्टार्ट किया है कैदियों के लिए। महाराष्ट्र सरकार 50,000 रुपए तक का लोन देगी कैदियों को एट 7% इंटरेस्ट। और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे बंद हुए हैं इस जेल में। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी दोनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वगैरह। यरवदा जेल। महाराष्ट्र का कौन सा कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके साथ मिलके महाराष्ट्र का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके साथ मिलके हमारा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है गेमिंग के लिए? यह किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। आईआईटी बॉम्बे। महाराष्ट्र के कितने सिटीज हैं जो स्मार्ट सिटीज मिशन का पार्ट है? स्मार्ट सिटी बनेंगे इंडिया में टोटल 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर तो देख रहा है। तो 7 है महाराष्ट्र से। पुणे, शोलापुर, थाने, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद और पिंपरी छिंचवाड़। भारत में सबसे ज्यादा जो रहने लायक शहर हैं, आप देख सकते हैं ये बड़े शहर हैं सब ज्यादा रहने लायक, और ये छोटे हैं। तो बड़े शहरों में सबसे ज्यादा रहने लायक शहर पहले नंबर पे है बेंगलोर, दूसरे नंबर पे पुणे। तो पूछा है कि दूसरे नंबर पे कौन रहा पूरे इंडिया में? तो ये है पुणे। टॉप 10 में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से नावी मुंबई 6th पे है, ठीक है, और ग्रेटर मुंबई 10वें नंबर पे है। यानी टॉप 10 में महाराष्ट्र से 3 है, नावी मुंबई 6th, ग्रेटर मुंबई 10th और पुणे 2nd। पुणे भारत का दूसरा सबसे ज्यादा रहने लायक बड़ा शहर है। बड़े शहर मतलब जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, भारत का कौन सा नगर निगम या नगर पालिका है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है? तो उसमें पिंपरी छिंचवाड़ बड़े मिलियन प्लस कैटेगरी में 4थे नंबर पे रहा। पुणे 5वें नंबर पे रहा। ग्रेटर मुंबई 8th नंबर पे रहा। तो इसमें भी टॉप 10 में 3 महाराष्ट्र से हैं। पिंपरी छिंचवाड़ 4th, पुणे 5th। तो ये था हमारा महाराष्ट्र करंट अफेयर कंप्लीट 2021 का। आई होप मैं जस्टिस कर पाया। मेरी कोशिश ये थी, वैसे तो हज़ारों करंट अफेयर होते हैं, मेरी कोशिश ये थी कि सबसे इंपॉर्टेंट वाले में कवर करूं। इसके बाद आपको कोई और सोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसी वीडियो को अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लें। जहां ज़रूरत थी मैंने एक्स्ट्रा इन्फो भी आपको दिया है, वो आपके काम आएगा। तो महाराष्ट्र के आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अच्छा लगे तो। वैसे मैं आपको बता दूं मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं स्टडी IQ ऐप पर। आप वहां पे जाके मेरा कोर्स परचेज करके डेली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। स्टडी IQ में हमेशा आपका स्वागत है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूंगा। स्टडी IQ मध्ये तुमचा स्वागत आहे। सो मिलते हैं फिर महाराष्ट्र के दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।